बालक का भाषाई विकास। और बालक के भाषाई विकास जैसे आप लोग बाल विकास में पढ़ते हैं कि हम लोग टीचरों को करना क्या है, बालकों का विकास करना है। बालकों के विकास में उसका चिंतन का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, यहाँ तक कि उसके संवेग, संज्ञान, सभी प्रकार के विकास के बारे में समझना है। और उसमें से एक मुद्दा आता है भाषाई विकास। बालक का भाषाई विकास कैसे होता है अलग अलग टाइम में, तो उस भाषाई विकास के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। विकास के बारे में जब हम आपको बता रहे थे, उस समय हम बताए होंगे कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास के ढेर सारे आयाम हैं। ढेर सारे आयाम का मतलब हुआ कि विकास सिर्फ एक ही दिशा में नहीं चलता है, अलग अलग दिशाओं में चलता है, बहुत सारा दिशा है। एक ही समय में जिस बालक का शारीरिक विकास हो रहा है, उसी समय उसका संज्ञान संवेग का भी विकास हो रहा है, उसी समय उसका भाषा का विकास भी हो रहा है, उसी समय उसका सामाजिक विकास भी हो रहा है। तमाम तरीके का विकास एक साथ अपने अपने दिशा में बढ़ते रहते हैं। इन सभी दिशाओं में से आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक दिशा का, और वो कौन सा है? भाषा विकास। तो चैप्टर अगर आप अपने बुक में देखिएगा तो 8 नंबर लेसन में है ये, बालक का भाषाई विकास। 8 नंबर लेसन में जो भाषाई विकास है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला बात तो ये है कि जो भाषा है इसके बारे में थोड़ा बहुत डिबेट कर लिया जाए। आप बताइए, सब लोग बताइए कि भाषा सिर्फ, हाँ बोलिए, क्या भाषाई विकास सिर्फ मनुष्यों में होता है या जानवरों में भी होता है? जानवर भी अपने में आपस में बतियाते होंगे। भाषाई विकास जो पहले से पढ़ लिए हैं वो अपना मुंह बंद रखेंगे, क्योंकि जब पढ़िए लिए तो फिर आप जो सवाल पूछा जाएगा ना, बाकी लोगों को माइंड पे जोड़ देने लायक छोड़िएगा ही नहीं। तो अगर क्लास लिए हैं तो बंद रहिए, स्विच ऑफ रहिए। हमारा सवाल यही था कि क्या जानवरों में भी भाषा होता है? चींटी चींटी भी आपस में बतियाती होगी, गाय गाय भी आपस में बतियाती होगी, जैसे मनुष्य मनुष्य आपस में बतियाता है। यही सवाल हम पूछ रहे हैं। ऐसा फीलिंग्स छोटे जब हम लोग थे तो यही लग रहा था कि जैसे मनुष्यों का अपना भाषा होता है वैसे ही बाकी सभी जीव जंतुओं का भी अपना भाषा होता होगा। लेकिन हकीकत यह है कि मनुष्यों का भाषा तो है, लेकिन जीव जंतुओं में उनका अपना कोई भाषा नहीं है। अपने विचारों को एक गाय दूसरे गाय से नहीं कह पाएगी। एक गाय अपने दूसरे गाय से जो साथ में रहती है उससे ये नहीं कह पाएगी कि हमारा घर वाला तो बड़ी मारेला, बड़ी कूटेला, ये सब नहीं कह पाएगी। इससे साफ पता चल रहा है कि देखिए, मनुष्य जो है भाषा को समझता है, भाषा को बोलता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, दूसरे के विचारों को समझ सकता है, और कुछ ध्वनि प्रतीकों से, कुछ साउंड के माध्यम से। तो हमारा एक सवाल था कि क्या भाषा मनुष्य में होता है कि बाकी सब जीव जंतुओं में भी? तो आप ये दिमाग में डाल लीजिए कि भाषा सिर्फ मनुष्य का चीज़ है, और हम भाषा बोलने में अग्रणी हैं। यही रीजन है कि हम बाकी सभी जीव जंतुओं से अलग हो जाते हैं, इंसान के दर्जे में जाते हैं। नहीं तो बाकी जीव जंतु भाषा बोलते वो भी बहुत आगे रहते हैं। एक मुद्दा ये हुआ है। दूसरा ये है कि क्या रीजन है, क्या कारण है कि मनुष्य भाषा बोल लेता है और बाकी जीव जंतु भाषा नहीं बोल पाते हैं। बाकी जीव जंतुओं में भाषाई विकास नहीं हो पाता है और मनुष्यों में भाषा विकास खूब बेहतर हो लेता है। जो बच्चे छोटे हैं, 3 साल 4 साल की उम्र में भी अपने विचारों को खूब बढ़िया से देने लेने लगते हैं, अपने बातों को, अपने अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के बातों को समझने लगते हैं। क्या
समाज का चीज है भाषा कि जन्मजात चीज है भाषा। अब जैसे ही मुद्दा आता है सामने कि भाषा अर्जित गुण है कि जन्मजात गुण है, तो आमतौर पे देखा जाए तो भाषा तो अर्जित चीज है। अर्जित का मतलब होता है जन्म लेने के बाद धरती वालों से जो हम सीखते हैं उस गुण को बोलते हैं अर्जित गुण। जन्म लेने के बाद जो हम इस समाज से सीखते हैं, यहाँ आने के बाद जो सीखा आपने उसको क्या बोलेंगे? अर्जित गुण। तो भाषा तो हम लोग समाज में आने के बाद, जन्म लेने के बाद, किसी का चाइना में जन्म हुआ तो च्याय प्याय करना शुरू कर दिया, भाषा सीख गया। जिसका जन्म बिहार में हुआ वो भोजपुरी बोलना सीख गया। जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ वो अंग्रेजी बोलना सीख गया है। इससे पता चल रहा है कि भाषा समाज से सीखा जा रहा है, और समाज से सीखने का मतलब है कि भाषा एक अर्जित गुण है। और इसी मुद्दा पे चॉम्स्की महोदय का विचार सुनिएगा। तो उनका कहना है कि भाषा जन्मजात गुण है। मनुष्यों में भाषा सीखने की योग्यताएं जन्मजात होती है। कि क्या रियल में भाषा जन्मजात होता है? भाषा सीखने की योग्यता जन्मजात होती है, चॉम्स्की महोदय कहते हैं। अगर ये जन्मजात होती तो एक व्यक्ति जो जन्म लिया है बिहार में, रोहतास जिला के किसी गांव में, और जन्म होने के बाद उसको भेज दिया जाए, कहीं दूसरे जगह रख दिया जाए, इंग्लैंड में रख दिया जाए, लंदन में, तो भोजपुरी बोलेगा कि इंग्लिश बोलेगा? जन्म होने के बाद उसको वहीं रख दिया जाए। जन्मजात तो गुण लेके आया है, माता पिता से गुण लेके आया, कौन सा? भोजपुरी बोलने का। जन्मजात गुण होता तो उसके माता पिता सब भोजपुरी बोल रहे थे या हिंदी बोल रहे थे, और रख दिया गया उसको माहौल किसमें? इंग्लैंड वाला में। वो बोलना शुरू कर दिया अंग्रेजी। तो ये जन्मजात है कि अर्जित है? तो इसका मतलब है कि आप चॉम्स्की के विचार को काट रहे हैं। इतना महान तो नहीं है हम लोग कि चॉम्स्की के रिसर्च को हम लोग काट दें। भाषा सीखने की योग्यता जन्मजात होती है, चॉम्स्की का कहना है। बहुत बार सवाल पूछा जाता ही नहीं क्या? चॉम्स्की का ही हमेशा सवाल पूछा जाएगा। भाषा से संबंधित जो बात आता है उसमें चॉम्स्की महोदय आ जाते हैं। तो आप लोग चॉम्स्की के विचार से सहमत नहीं हैं, यही ना? हम आपको बता दें कि भाषा सीखने की योग्यता जन्मजात होती है, चॉम्स्की इतना आसानी से नहीं बोल दिए हैं, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। तो कहते हैं कि आप देख लीजिए, एक जीव जंतु में से किसी जानवर को ले लीजिए और एक इंसान को ले लीजिए, दोनों को एक ही माहौल में रखिए, एकदम सेम माहौल दीजिए, सेम प्रकार का इन्वायरमेंट, एक ही प्रकार का समाज, और उसके बाद देखेंगे कि मनुष्य का बच्चा बोलना सीख जाएगा भाषा, और जानवर का बच्चा भाषा नहीं बोल पाएगा। इसका मतलब कि मनुष्य में ये गुण था, भाषा बोलने का गुण तो जन्मजात था। उसको जिस माहौल में रखिएगा वहाँ का भाषा सीख जाएगा। चाइना में रख देंगे तो चाइना का भाषा सीखेगा, तमिलनाडु में रख देंगे तो तमिल भाषा सीख जाएगा, यहाँ रख दीजिएगा बिहार में तो भोजपुरी सीख जाएगा। लेकिन ये सीखने का गुण लेके पैदा होता है। एक गाय को चाइना में रखेंगे तो माँ के बदले में च्या नहीं करेगी, वहाँ जैसे बोलती है गाय वैसे ही बोलेगी, चाहे वो इंग्लैंड में रहे, चाइना में रहे, इंडिया में रहे, या किसी भी देश में रहे, किसी भी भाषाई समूह में रहे, वो बोलेगी अपने ही आवाज़, अपने ही साउंड में, अपने ही भाषा को। तो इसका मतलब कि जानवरों में जन्मजात क्षमता नहीं है भाषा बोलने की, और इंसानों में भाषा बोलने की जन्मजात क्षमताएं हैं। इस बात से सहमत हैं कि असहमत हैं? तो चॉम्स्की का ये कहना है कि भाषा सीखने की योग्यता मनुष्यों में जन्मजात होती है, ये सही है कि गलत है? सही है। भाषा में आप लोग बताइए, भारत एक बहुभाषी देश है, आप जानते हैं।
बहुत सारा भाषा बोला जाता है यहाँ पे। हर एक 3 कोस 4 कोस के दूरी पे पता चलेगा भाषा बदल गया, कुछ ना कुछ अंतर हो ही गया। तो जो भाषा का अंतर है, मतलब हम लोग बहुभाषी हैं। जो व्यक्ति दो या दो से अधिक भाषा बोलता है उस व्यक्ति को बोलते हैं बहुभाषी। और जिस देश में दो या दो से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं उस देश को बोलते हैं बहुभाषी देश। और भारत एक बहुभाषी देश है, ढेर सारा भाषा चलता है। बहुभाषिता अच्छा चीज़ है कि खराब चीज़ है? बहुभाषिता बढ़िया चीज़ है। इतना आसानी से कैसे कह दिए कि बहुत बढ़िया चीज़ है? हम बहुभाषिता के बारे में कुछ इसके निगेटिव पहलू को रख लेते हैं। इसके निगेटिव पहलू, इसके पॉजिटिव पहलू, दोनों मुद्दा पे बात किया जाए। अगर आपके हिसाब से बहुभाषिता बहुत बढ़िया चीज़ है तो हमको बताइए कि भाषा से संबंधित लड़ाई भिड़ाई होता है कि नहीं लोगों में? एक भाषा बोलने वाले लोग एक गुट में हो जाएंगे और दूसरे भाषा बोलने वाले लोग दूसरे गुट में हो जाएंगे और गुटबाजी होने लगता है। एक तो ये हुआ। दूसरा बात कि अगर कोई घोर देहात क्षेत्र का व्यक्ति है, बहुत देहाती है, गांव में रहा है, उसको विस्तृत समाज नहीं मिला है, वो व्यक्ति अगर कोई भाषा बोलता है, उसके सामने शहर से कोई आया हुआ व्यक्ति हिंदी बोल रहे हैं, तो ये हिंदी बोलने का कोशिश करता है और अपने भाषा को लेकर के बहुत काफ़ी मात्रा में कुंठित रहता है। इसको लगता है कि हम भी उसके जैसा बोल लेते हैं। एक लेडीज थी और वो लेडीज जो हैं उनसे 2-3 लोग आए थे उनके घर में, शिक्षक लोग थे। आके बोले कि पापा कहाँ हैं, आपका जो बेटा है उसके पापा कहाँ हैं? और वो बोल दी कि खेत में गया है, आता है। उसके बाद जो लोग सुने वो लोग हंसने लगे और हंसने की वजह से अब दोबारा वो कभी भी वैसे लोगों से बातें नहीं करती हैं, कभी बोलने का प्रयास नहीं करती हैं। इससे सीधा सीधा मतलब है कि काश की एक ही भाषा होता है, वो लोग भी भोजपुरी बोलते हैं, ये भी भोजपुरी बोलती है, या वो लोग भी हिंदी बोलते हैं, ये भी हिंदी बोलते, पूरा समाज हिंदी बोलता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है। और जीवन भर के लिए कुंठा भर गया मन में, वो कुंठा नहीं भरा रहता है। ये कुंठा किसके चलते भरा है? भाषा के चलते। बहुभाषा बहुत काफ़ी मात्रा में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। एक लोग तमिलनाडु गए थे, 2 लोग थे और हैं बिहार के, तमिलनाडु चले गए हैं और वहाँ पे एक एसटीडी से फ़ोन किए। महिला थी, उस समय एसटीडी चलता था फ़ोन के लिए। महिला थी, 2 या 4 मिनट लोग बतिया होगा शायद, बता रहा था कहानी अपना। 4 मिनट हम लोग बतियाए, पूछे कितना पैसा हुआ तो कही 20 रुपये। और उसके बाद हम लोग आपस में बतिया रहे थे, ये कैसे हो बोल रहे 20 रुपया, ऐसे बोल रहे थे। उस महिला को लगा कि गाली दे रहा है दोनों। और तमिलनाडु की महिला जो मोटे मोटे होती हैं, पकड़ ली है बाहियाँ इनके, हाथ पकड़ के, और उसके बाद छोड़ नहीं रही थी। तो पीटेंगे, पिटवाएंगे। वो दूसरे भाषा में बोले, उसके भाषा को ये लोग नहीं समझ रहा था और ये लोग अपने बातों को जो बता रहा था वो नहीं समझ रहे थे। ये लोग भी उग्र होके बोल रहा था कि छोड़ो छोड़ो, और वो भी उग्र होके बोल रही थी। दोनों एक दूसरे के भाषा को नहीं समझ रहे हैं। और मुद्दा ये है कि इन लोगों को लग रहा है कि ये उल्टा बोल रही होगी और उसको लग रहा है कि ये उल्टा बोल रहे होंगे लोग। अगर एक भाषा होता तो ये प्रॉब्लम होता क्या है? एक क्लासरूम में आप पढ़ाने गए हैं, क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट जो हैं उसमें से बहुभाषा का गुण है सब में। कुछ स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट हरियाणवी बोलते हैं,
कुछ स्टूडेंट पंजाबी बोल रहे हैं। मान लीजिए आपका जॉब हो गया दिल्ली के किसी एक केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ हिंदी भाषी लोग भी मिल जाएंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों के लोग आके वहाँ रहते हैं। तमिल के, जम्मू कश्मीर के, बिहार के, यूपी के, सब लोग हैं। और उनके बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, तो उनके अपने भाषा का असर रहेगा उनके ऊपर। और आप उसमें क्लास ले रहे हैं, बोलिए ये बहुभाषी क्लास आपको समस्या करेगा कि नहीं करेगा। हम दिल्ली में एक बार टीचिंग कर रहे थे, और उस टाइम में कुछ हरियाणा के स्टूडेंट थे। जब वो लोग बोले तो बड़ा ही गौर करके हमको सुनना पड़ता था, और उसमें से 20% हिस्सा हमको समझ में आए और बाकी समझ में ना आए। तो हमको तो बहुत काफ़ी समस्या हो रहा था। बहुभाषा किस मामले में अच्छा है? कभी कभार ऐसा होता है, जैसे महाराष्ट्र में आप लोग देखे होंगे बाल ठाकरे थे। तो बाल ठाकरे जिस समय थे, बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग रेलवे वगैरह का वैकेंसी निकलता था, एग्ज़ाम देने जाते थे। तो उन लोग का मानना था कि भाई रेलवे का नौकरी मराठी मराठी लोगों को दिया जाए, महाराष्ट्र में जो है दूसरे दूसरे लोगों को ना दिया जाए, जॉब यहाँ का जॉब यहीं के लोगों को दिया जाए। तो सरकार तो ये बात मानेगा नहीं, क्योंकि संविधान में समानता का बात है, और आप असमानता वाला बात कर रहे हैं, तो संवैधानिक तौर पे ये ठीक नहीं है। तो वो लोग वहाँ मारपीट भी करते थे, बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोगों को पकड़ पकड़ के मारते भी थे। याद होगा, हो सकता है आपको। तो ये जो हो रहा था, किसी के चेहरे पर लिखा थोड़े है कि ये बिहार से है या उत्तर प्रदेश से है। वो पहचान कैसे हो पाता था? वो पहचान होता था भाषा से। तो बहुभाषा हमको कहीं से तो नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत बढ़िया है। हम आपको बता दें कि हम लोग चूँकि बिहार से हैं और हमारा मातृभाषा भोजपुरी है, तो भोजपुरी होने के चलते भोजपुरी में अपने अभिव्यक्ति को जितना स्पष्ट तौर पे दे सकते हैं, अंग्रेजी में उस बात को उतना बेहतर ढंग से कभी नहीं कर सकते। और आप जाइए आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम दीजिए, और उसमें जो इंटरव्यू लेगा उसमें फुल्ली इंग्लिश बोलना है आपको। हुआ है हमारे साथ ऐसा घटना। विषय से संबंधित नॉलेज होने के बावजूद भी अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं बेहतर ढंग से, अपने अभिव्यक्ति को पूर्णतः इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे, तो आप उसमें टीचर नहीं बन पाइएगा। विषय का नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान रखता है वहाँ भाषा। तो एक व्यक्ति उसके एग्ज़ाम को निकाला, उसके सारे प्रोसेस को पूरा किया, और अंत में जाके भाषा से संबंधित प्रॉब्लम होने के चलते उसको वो जॉब नहीं मिल पाया। उस व्यक्ति से पूछिए कि बहुभाषा बढ़िया है कि खराब है। तो किस मामले में आप लोग बोल रहे हैं कि बहुभाषा बढ़िया है? आप देखिए, अंग्रेजी होने की वजह से जो मेडिकल से दवा खरीद के लाते हैं, या डॉक्टर जो दवा लिखता है वो सब अंग्रेजी में लिखेगा। मेडिकल से जो दवा खरीद के लाया, उस दवा के पीछे पढ़िए, सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ऐसा फील नहीं होता आपको कि काश ये हिंदी में लिखा हुआ रहता है? क्या क्या इसमें मिलाया गया वो हम जान पाते हैं। या इंग्लिश ही हमारा पूरा का पूरा भाषा होता है, शुरुआती दौर से ही इंग्लिश होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। एक भाषा एक देश। यहाँ से आप तमिलनाडु गए और वहाँ भी कह रहे हैं काहो का हाल बा। यहाँ से आप दिल्ली गए और दिल्ली में भी आपसे ऐसे ही बोला जा रहा है। कहीं भी चले गए पूरे देश में, कहीं भी, और आपको उसी तरीके का भाषा मिल रहा है जैसा कि बाकी जगह मिल रहा है। ये बढ़िया था कि बहुभाषी होना बढ़िया है? उसके लिए कुछ रिप्लाई देना होगा। बहुभाषा कैसे बढ़िया है? बहुभाषा से होने वाला कठिनाई स्तर को हम आपको बता रहे थे कि क्या क्या इसमें सामना करना है। लेकिन हम आपको बता दें,
अभी इसके निगेटिव पक्षों पे हम बात कर रहे थे। बहुभाषा वास्तव में बहुत बेहतर गुण है, बहुत अच्छा है। बहुभाषी देश के जो बच्चे हैं, बहुभाषिता संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है, संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ जो बहुभाषिता है वो मौका देता है कि आप एक से अधिक भाषा को सीख पाइए, अधिक से अधिक शब्द भंडार हो पाएगा, तो आप अपने अभिव्यक्ति को खूब बढ़िया से कर पाइएगा। बहुभाषिता को नेगेटिव तौर पे नहीं देखना चाहिए, बहुभाषिता को पॉजिटिव तौर पे देखना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है हमको कि चूँकि हमारा देश बहुभाषी है और इसको एक भाषी बदल सकते नहीं हैं। एक भाषी करना बहुत मुश्किल बात है। भाषा को लेकर के बहुत बार लड़ाई हुआ है। आपने रामुल्लू का नाम सुना होगा। दक्षिण भारत में रामुल्लू नाम के एक व्यक्ति थे और भाषा के आधार पे राज्यों के बंटवारा का बात कर रहे थे, आंदोलन भी किए थे। अन्ना हजारे जैसे आंदोलन किए थे लोकपाल बिल पारित करने के लिए, वैसे वो भाषा के आधार पे राज्यों के बंटवारा के लिए आंदोलन किए थे। तो बाद में तो आंदोलन करते करते उनका मौत हो गया, भूख से, भूख हड़ताल पे थे। 56 दिन के अनशन के बाद उनका डेथ हो गया। सरकार हिल गया था उस समय, जवाहरलाल नेहरू की सरकार था, और सरकार को झुकना पड़ा है उनके मौत के बाद। और भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को पहली बार राज्य बनाया भी गया था। बाकी जितने आयोग गठित किए गए थे उस टाइम में, वो सारे के सारे आयोगों ने ये रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पे राज्यों का बंटवारा सही नहीं है, और इसलिए सरकार राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं बांट रहा था। लेकिन उनका मानना था कि भाषा के आधार पे एक भाषा बोलने वाले लोग को एक राज्य बना दिया जाए। भोजपुरी बोलने वाले जितने लोग हैं उनके लिए एक राज्य बना दिया जाए, तमिल बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक राज्य बना दिया जाए। और भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हो जाता है। तो हम आपको बता दें, बहुत समस्या होता है, वाकई में बहुत समस्या होता है। अगर आप कभी तमिल जाते हैं, कभी किसी भी दूसरे राज्य में जाते हैं, तो आपको ये सारा का सारा समस्या से रूबरू होना पड़ता है। एक जॉब लेना है आपको, तो जॉब में मान लीजिए शिक्षक का ही जॉब लेना, आप शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक का जॉब लेना है। जब तमिल बोला जाता तमिलनाडु में, और वहाँ पे जाएंगे, तो शिक्षक बहाली में भाषा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खास करके प्राइमरी के लिए। दो भाषा जानकारी होना चाहिए। तो वहाँ के लिए कहता है कि आपको तमिल आना जरूरी है, तमिल का एग्ज़ाम लेता है। और आप हैं मान लीजिए बिहार से, उत्तर प्रदेश से, तो आपको हिंदी आता है, वहाँ जो एग्ज़ाम लेगा तमिल भाषा का, उसमें तो आप नहीं पास कर पाइएगा, उसके तो लिपि को भी आप नहीं जानते पहचानते हैं। इसका मतलब आप कभी भी उस राज्य में जॉब नहीं ले पाइएगा, अपने ही राज्य में सिर्फ जॉब ले पाइएगा। इस तरीके से प्रत्येक राज्य हर मामले में अलग अलग टाइप का दिखता है। फिर एक देश और एक शासन टाइप का लगभग नहीं करता है, अलग अलग टाइप का हो जाता है। तो भाषा हमेशा, अक्सर आप देखिएगा, भाषा की वजह से लड़ाई हुआ है। बहुभाषा बहुत काफ़ी मात्रा में प्रॉब्लम करता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बहुभाषा एक बहुत बेहतर गुण भी है। क्योंकि हमारा देश बहुभाषी है, इसको एक देश में बदल सकते नहीं हैं। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इस बहुभाषा के पॉजिटिव चीज़ों को भी देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें छुपी हुई हैं। तो बहुभाषा से आप बताइए, हम लोग जो मान लीजिए हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी के बहुत सारे शब्दों को बचपन में हमने सीखा है। लगभग 2.5 लाख शब्द जो है भंडारी थे आपके पास, सबके पास 2.5 लाख से 3 लाख शब्द, और ज़्यादा शब्द होंगे तो और ज़्यादा बेहतर ढंग से अभिव्यक्ति को कर पाइएगा। और जितना ही कम शब्द होगा उतना ही अभिव्यक्ति कम मात्रा में हो पाएगा। हम अपने विचारों को उतना ही सीमित मात्रा में दे पाएंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास में शब्द भंडार सिर्फ 50 गो है, 40 गो है, पापा कहना, मम्मी कहना जानता है,
तो वो अपने विचारों को बेहतर ढंग से दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। बहुभाषा अगर है तो जब जरूरत हुआ तो हम सूरज कह लिए, जब जरूरत हुआ तो हम सन कह लिए, जब जरूरत हुआ तो हम आदित्य कह लिए, जब जरूरत हुआ तो हम भास्कर कह लिए, दीनानाथ कह लिए। एक ही चीज को कई एक रूप में परोसा जा सकता है। जो व्यक्ति कविता लिखता है, जो व्यक्ति गाने लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, एक शब्द से तुकबंदी नहीं मिल पा रहा है तो अलग अलग टाइप के दूसरे दूसरे शब्द भरे पड़े हैं। बहुत सारा पर्यायवाची शब्द है, एक शब्दों के लिए बहुत सारा शब्द है। इसको हटा के दूसरे को डालेंगे, दूसरे को हटा के तीसरे को डालेंगे। इसका मतलब है कि बहुभाषा का गुण तो अच्छा ही है। बहुभाषी होने के चलते हम अपने अभिव्यक्ति को खूब बेहतर ढंग से दे पाते हैं और बारीक से बारीक बातों को हम बता सकते हैं। एक भाषा होता तो ये प्रॉब्लम होता है, हम अभिव्यक्ति को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे एक दूसरा मुद्दा कि बहुभाषा बढ़िया है कि खराब है, और उसके पहले बात किए कि भाषा अर्जित चीज है कि जन्मजात है। इन दो मुद्दा के ऊपर बात की है। इसके अलावा और कुछ बात कर लेते हैं। एक समस्या है कि जो भाषा है, मनुष्य के पास जो भाषा है, ये भाषा किन किन रूप में है। तो हम आपको बता दें कि भाषा के अभिव्यक्ति के तीन रूप हैं। एक तो संकेतों के माध्यम से किसी को कुछ कह लेना है, सांकेतिक माध्यम। उसके बाद दूसरा नंबर है मौखिक माध्यम। जैसे अभी हम आपसे मौखिक माध्यम से अपने विचारों को आपके पास रख रहे हैं, तो भाषा का ये कौन सा माध्यम हो गया? मौखिक। और एक होता है लिखित माध्यम। अभिव्यक्ति के तीन माध्यम हैं, सांकेतिक, लिखित और मौखिक। इसमें से प्राथमिक माध्यम कौन है? तो भाषा का प्राथमिक माध्यम, अभिव्यक्ति का प्राथमिक माध्यम बोला जा सकता है सांकेतिक को। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा कुछ जानवरों में भी पाया जाता है। जानवर भी अपने हाव भाव और संकेत के माध्यम से बहुत कुछ कह लेते हैं और दूसरे जानवर उसको समझते भी हैं। बाकी मौखिक अभिव्यक्ति वाला भाषा इंसानों के पास में है। लिखित अभिव्यक्ति और मौखिक अभिव्यक्ति किसके पास में है? इंसानों के पास। जबकि सांकेतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से जानवर भी कुछ हद तक अपने विचारों को कह लेते हैं, बता लेते हैं। जैसे आप किसी कुत्ते को देखिए बोलते हुए, आप देखेंगे अलग अलग टाइप की आवाज़ निकालते हैं। जब वो सैड रहेगा, उदास रहेगा, तो अलग टाइप का ध्वनि निकलेगा। जब वो बहुत तेज गुस्सा में रहेगा, काट देने वाला भाव में रहेगा, तो उसका आवाज़ दूसरे टाइप का निकलेगा, हाव भाव अलग रहेगा। आँख का एक्सप्रेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन, सारा का सारा अलग टाइप का रहेगा। देखे कुत्ते को गुरगुराते हुए ऐसे करेगा, मतलब कि भाग जो ना तक काट देंगे, ऐसे बोलता है। ये कह सकते हैं कि हाव भाव संकेत, क्या बोल सकते हैं इसको? हाव भाव और संकेत के माध्यम से बहुत कुछ जानना। और ये बात इंसानों में सबसे पहले आता है। इंसान पहले मौखिक भाषा नहीं सीखता है, पहले लिखित भाषा नहीं सीखता है, सबसे पहले नंबर पे क्या सीखता है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जैसे छोटे बच्चे को आप अपने गोदी में लिए हुए हैं और वो बच्चा को आपसे कोई दूसरा व्यक्ति आपसे वो ले रहा है, उस बच्चे को ले रहा है, आजा बाबू आजा आजा, और वो बच्चा आपके गोदी पर इस तरीके से फिर से चिपक गया पीछे साइड में। इसका मतलब सामने वाला ये बात उसके हाव भाव से समझ जाता है, उसके इस संकेत से, उसके इस इशारे से समझ जाता है कि हमारे पास नहीं आना चाह रहा है। बच्चा कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसके इस हाव भाव से समझ में आता है सामने वाले को। एक माँ है और अपने बच्चे को बोतल वाला दूध लेके और बच्चे के मुंह में डाल रही है, और उसका इच्छा नहीं है दूध पीने का, तो मुंह को इधर फेर लेगा, नहीं तो इधर हटा लेगा,
जब डालेगी मुंह में हटा लेगा। इससे, इस हाव भाव से माँ को समझ में आता है कि इसको दूध पीने की इच्छा नहीं है, पेट भरा हुआ है। तो शुरुआती दौर में इंसान क्या सीखता है? हाव भाव और संकेत के माध्यम से अपने विचारों को देता है, लेता है। छोटे बच्चे में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये सांकेतिक माध्यम भी और उत्कृष्ट क्वालिटी का होता है और बेहतर विकास होते रहता है। शुरुआती दौर में ये हाव भाव संकेत निम्न क्वालिटी का रहेगा। जैसे जैसे बड़े होंगे उसमें क्वालिटी बढ़ेगा। और क्वालिटी बढ़ने का मतलब है, एक बार एक छोटा सा बच्चा हमारे यहाँ था, उससे हम बोले कि बाबू देखो तो मम्मी कहाँ है। तो वो गया और जाके देख आया, उसकी मम्मी जो है आटा सान रही थी। और वो हमारे पास आया। इस बात को बोलने वाला तो गुण उसमें है नहीं, अपने अभिव्यक्ति को बोल के प्रकट कर नहीं सकता है। तो हम चौकी पे बैठे हुए थे और वो आके हमारे पैर पर इस तरीके से करके और बताने लगा, पापा ऐसे कर रहा है। इसका मतलब है वो अपने इस हाव भाव और संकेत के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है कि मम्मी जो है आटा सान रही है, आटा गूंद रही है। उसी में ये उच्च क्वालिटी का हो गया। अब निम्न क्वालिटी में जैसे छोटे बच्चे दूध पिलाने पर मुंह का फेर लेना है, किसी दूसरे के गोदी में जाने पर शरीर को ऐंठने लगना है, उससे अलग हटना है, ये सब भी हाव भाव संकेत है। तो ये सांकेतिक भाषा, ये सांकेतिक भाषा जानवर के साथ साथ इंसानों में भी होता है। और हम तो कह रहे हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप लोग कहते हैं भगवान के रूप होते हैं, पर हमारे हिसाब से वो जानवर के रूप होते हैं। जानवर हैं, अभी उसके अंदर सामाजिकरण नहीं हुआ है। और सामाजिकरण नहीं होने के चलते वो आप स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने सुख स्वार्थ के बारे में समझता है। जैसे जानवरों में ये हाव भाव संकेत वाला मैटर है, वैसे बच्चों में भी होता है। बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, समाज से अंतः क्रिया करेगा, तो समाज के इन सारे गुणों को सीखते 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 बहुत कुछ सीख जाता है। वरना एक बच्चे का पेट भरा हुआ है और उसकी माँ 3-4 दिन से भूखी है, अपने बच्चे को खिलाने के लिए अपने खुद नहीं खा रही है, और एक बिस्किट का पॉकेट मिल गया हाथ में माँ को, उसको लग रहा है कब खा लेते हैं, भूख से प्राण निकल रहे हैं। और उसका बच्चा भी वहीं पे है। आप बोलिए बच्चा छीन लेगा कि माँ को दे देगा कि तुम खा लो? बच्चा उसको छीन लेगा, क्योंकि इसको सिर्फ अपने सुख स्वार्थ से मतलब है। तो बच्चे भगवान के रूप नहीं होते हैं, शैतान के रूप होते हैं। हम एक नज़ारा देखे हैं कि माँ देख कर गई है और उसका छोटा सा बच्चा अभी भी उसका स्तनपान कर रहा है, अभी दूध पी रहा है। उसको उससे मतलब नहीं कि तुम देख कर हो चाहे कुछ भी। जैसे जानवर होते हैं उसी तरीके से हैं। वो तो बाद में सामाजिकरण होगा, बाद में बाकी सभी मुद्दा को समझने के बाद व्यक्ति ये सब सामाजिक गुणों को सीख पाता है। तो जब छोटे होंगे तो जानवर के रूप है। हमने बात किया कि शुरुआती दौर में भाषा कैसा होता है, सांकेतिक। सांकेतिक भाषा पूरे जीवन भर चलता है। अभी भी आप संकेतों के माध्यम से बहुत कुछ बताने का कोशिश प्रयास करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है मौखिक भाषा सीखना। मौखिक भाषा जब व्यक्ति 2 बरस 2.5 बरस का होना शुरू होगा तो पापा कहना, मम्मी कहना शुरू करता है। 1 शब्द, 2 शब्द, 4 शब्द, और शब्दों को धीरे धीरे भंडारित करते रहता है। 4 साल 5 साल होते होते बच्चा अपने अभिव्यक्ति को पूरा पूरा देने लगता है, दूसरे के अभिव्यक्ति को समझने लगता है, और अपने विचारों को जो पहले इशारों इशारों में कर रहा था, दुकान पे, किसी दुकान पे आप लेके गए और उसको खरीदना है चटपटा कोनो चीज़, तो इशारा करके ऐसे ऐसे बोलेगा, क्योंकि उसको वो बोलने नहीं आता है। लेकिन बाद में 4 साल का होने के बाद वो अब उसका नाम लेके बोलेगा
इसका मतलब कि सांकेतिक भाषा बदल रहा है, किसमें? मौखिक रूप ले रहा है, तो मौखिक भाषा। और अब धीरे धीरे जब और आगे बढ़ा, 5 साल 6 साल का हुआ, तो आप उसको लिपि का ज्ञान देना शुरू किए, विद्यालय जाना शुरू हुआ, साक्षर बनाना शुरू कर दिए। तो जब वो पढ़ने लिखने जैसा औपचारिक संस्था में जाएगा, विद्यालय में, कोचिंग में, ट्यूशन में, वहाँ पे उसको लिपि का नॉलेज करवाया जाएगा, अक्षरों को पहचानवाया जाएगा, उसके उच्चारण करवाए जाएंगे। तो धीरे धीरे इस ध्वनि को लिपियों में बदलना, या लिपि में बदले हुए ध्वनि को, लिपि में बदले हुए चीज़ों को ध्वनि में बोलना, ये सब सीखने लगता है। और इसको बोल सकते हैं लिखित भाषा। तो भाषा का प्रारंभिक रूप किसको कहेंगे? सांकेतिक को। सांकेतिक को भाषा का प्रारंभिक रूप कहेंगे। भाषा से संबंधित जो अभी हम आप लोगों से चर्चा विमर्श कर रहे हैं, इसमें जितना ही आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ खुलासा होते रहेगा, कुछ ना कुछ खुलासा होते रहेगा। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं चैप्टर में, जो लेसन 8 है, बालक का भाषाई विकास, इसके बारे में। पहले मुद्दा लिखिए, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो पहला तो बालक का भाषाई विकास क्या है, मतलब इसका अर्थ। तो बालक के भाषाई विकास के अर्थ को समझेंगे कि भाषा विकास है क्या। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भाषा विकास के अवस्था के ऊपर, कि भाषा विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इस मुद्दा पे बात करेंगे। भाषा विकास की अवस्था, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भाषा विकास के प्रारंभिक अवस्था क्या है, उसके बाद भाषा विकास का उत्तरकालीन अवस्था क्या है। इसको 2 चरणों में हम लोग बांट लेंगे। भाषा विकास कितने प्रकार का होगा? 2 चरणों में ये बट जाएगा। और वो जो 2 चरण होगा भाषा विकास के, वो कौन कौन सा होगा? भाषा विकास का प्रारंभिक अवस्था, और एक होगा भाषा विकास का उत्तरकालीन अवस्था। भाषा विकास का प्रारंभिक अवस्था और भाषा विकास का उत्तरकालीन अवस्था, इस बात को समझेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाणी दोष, इस टॉपिक पे भी बात करना है। बाणी दोष क्या होता है? भाषा दोष। देखिए कभी कभी क्या, अक्सर हम थोड़ा शब्दों में मिस्टेक करते रहते हैं, आकार, हर्ष, इकार, सब आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। तो एक तो मुद्दा हो गया बाणी दोष क्या है। उसके बाद एक टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा बाणी दोष के प्रकार। बाणी दोष के प्रकार को समझेंगे कि बाणी दोष कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आप लोग हकलाना, तुतलाना, ये सब पढ़िएगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे? भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इस मुद्दा पे बात किया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये टॉपिक पढ़ेंगे। भाषा विकास के सिद्धांत 3-4 गो सिद्धांत है, उसको पढ़ेंगे। तब जाके आपका ये टॉपिक भाषा से संबंधित समाप्त होगा। तो शुरुआत करा जाए। नंबर पहला।